JPS platform. I'm Vinay Rajput, and we carry forward our discussion on engineering mechanics, where we discuss about basic concepts of vectors, basic concepts in mechanics, which are going to be useful in further course and further related studies of mechanics. तो मैंने अगली पिछली क्लासेस में मैंने ये बात की कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको पूरी मैकेनिक्स में जो डील करनी है अलग अलग क्वांटिटीज से, उनको मैंने बताने की कोशिश की, जो कि वेक्टर है। और वेक्टर सिर्फ मैकेनिक्स में ही नहीं, ये वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जो कि आप पूरी की पूरी फिजिकल सिस्टम में और फिजिक्स में आप हर जगह इसका यूज करते हो, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, कहीं भी वेक्टर में स्ट्रेंथ की बात करो, बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाई करते हो ना। स्ट्रेस इज नॉट अ वेक्टर, स्ट्रेस इज डिफरेंट थिंग, स्ट्रेस इज अ टेंसर, बट you apply load on a bar, then force is a vector quantity. Load अगर फोर्स लगा रहा हो तो जाहिर सी बात है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यस, अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर और स्केलर की मैंने बात की, टेंसर्स की बात की, ये सारी क्वांटिटी आपको डिफरेंट फील्ड में यूज की जाती हैं और इसी क्वांटिटीज के बेसिस पे डिफरेंट लॉ भी बनते हैं। बट इसका रीजन है कि क्यों हम इस क्वांटिटीज का यूज करके, जैसे न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं तो F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, तो F इज ए वेक्टर, A is a vector, but M is not a vector. M is a scalar quantity. In a broad sense, M is a scalar quantity. It is a property of matter, है ना? It is the inertial mass. So M is a scalar, or but F and A is vector quantity. So you are going to use the vector quantity to bring a law, to make a law. इसी law को बनाने के लिए आप कहीं ना कहीं इसी quantity का यूज करते हो। उसकी एक रीजन है कि क्यों हम वेक्टर क्वांटिटी यूज कर रहे हैं इसी लॉ को बनाने के लिए। दिस इज टोटली डिफरेंट, आपको जानना जरूरी है, यस, बट मैं बाद में कभी इन चीजों को बताऊंगा कि क्यों आप वेक्टर क्वांटिटी का यूज करके लॉ को बनाते हो, ठीक है ना। जैसे F इक्वल टू एम ए है या F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हो और चार्ज हैविंग वेलोसिटी v, देन उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा क्यू बी क्रॉस बी, तो F वेक्टर, Q इज ए चार्ज, v इज ए वेलोसिटी वेक्टर और b इज ए मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सारे वेक्टर हैं। फिर वेक्टर को लॉ यूज करके आपने क्या बनाया, एक लॉ को बनाया। तो आप ऐसे ही सारे लॉस को यूज करते हो। जैसे कूलम्स का लॉ है, कूलम्स का, तो कूलम आप जानते हो Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो F यूज कर रहे हो ना, और r जो नीचे है वो पोजीशन वेक्टर है, तो कहीं ना कहीं वेक्टर ही है वो, तो आप वेक्टर्स का यूज करके चीजें बनाते हो, लॉस को बनाते हो। इसका रीजन है कि क्यों हम वेक्टर का यूज करते हैं और लॉ को बनाने के लिए, है ना। बट मैंने पिछली क्लासेस में आपसे बात की कि कैसे आप वेक्टर को समझ सकते हो, और मैंने डिफरेंट वेक्टर की जो डेफिनेशन हो सकती है मैंने वो बताया आपको। जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अलावा वेक्टर के लिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अलावा आप अगर बात करो तो ऑन टॉप ऑफ दैट आपको क्या जरूरत पड़ेगी वेक्टर के लिए, तो वेक्टर के लिए आपको 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी। 3 नंबर, अगर 3 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन में हो तो 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी, 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात करूं तो वेक्टर में आपको अगर 3 नंबर चाहिए, मतलब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, ठीक है। फिर मैंने ये बात किया कि आप किसी कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी फिक्स करने पड़ेंगे, x y z एक्सिस भी फिक्स करना पड़ेगा। उस x y z एक्सिस में जो कंपोनेंट है वेक्टर के, x y z कंपोनेंट, वो कंपोनेंट अगर आपने एक्सिस चेंज किया तो ये कंपोनेंट भी चेंज कर जाएंगे। जो वेक्टर के कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट x y z, और ये चेंज करेंगे एक स्पेसिफिक वे में, और ये बहुत बड़ी डेफिनेशन का पार्ट है वेक्टर को डिफाइन करने के लिए। मतलब आप जो पढ़ते हो ना वो उतनी जरूरत नहीं है अगर देखा जाए, लेकिन ये मेन पॉइंट है वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वेक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि वेक्टर, अगर वेक्टर के कंपोनेंट चेंज कर जाते हैं अंडर रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज गोइंग टू चेंज in a very specific manner. This is the very much important property of vector, जो कि आमतौर पे लोग पढ़ते नहीं है ना पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर की ये, कि वेक्टर के कंपोनेंट्स का चेंज करना कब, जब आप एक्सिस को रोटेट कर रहे हो किसी एंगल थीटा पे मान लो, तो वो कंपोनेंट्स भी चेंज कर जाएंगे किसी एक्स वाई जेड। अगर मैं बात करूं क्या मैं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर के लिए। अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, इसमें कोई कंपोनेंट है वेक्टर का, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, वेलोसिटी वेक्टर है मान लो, वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा, और z कंपोनेंट छोड़ दो, 2D में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट वेलोसिटी की है, लेकिन अगर आपने इसको रोटेट किया, इस एक्सिस को रोटेट किया किसी एंगल थीटा पे,
ठीक है, और ये एक्स एक्स, ये एक्स प्राइम बन गया और ये वाई प्राइम हो गया। तो ये आपने रोटेट कर दिया ना, तो इसको रोटेट करने से जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ना उसके कंपोनेंट भी चेंज कर देंगे। जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट था vx एंड vy, तो अब x प्राइम y प्राइम कोऑर्डिनेट में जो आपने एक्सिस चेंज की है, एंगल थीटा से रोटेट किया है, तो अब वो वेलोसिटी के जो वेक्टर के कंपोनेंट है वो भी चेंज कर जाएंगे vx प्राइम vy प्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये चेंज एक स्पेसिफिक मैनर में होता है, ऐसे वैसे कभी चेंज नहीं हो जाता है। ये चेंज एक स्पेसिफिक मैनर में होता है, जो कि आमतौर पे लोग इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। और क्योंकि मुझे इसको डिस्कस करने के लिए अलग से मुझे कंपोनेंट्स वगैरह बताने पड़ेंगे, तो अभी मैं इसको रोकता हूँ। अभी मैं डिस्कशन आपको जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं बताऊं, ताकि आपको पिछले क्लासेस में मैंने जो बात किया ना एरिया वगैरह पे, वो मैं बता दूं। पहले इन चीजों पे आपको बता दूंगा, बिकॉज ये जानना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर की, कंपोनेंट का चेंज करना। तो मैंने क्या बोला कि पिछली क्लासेस में मैंने क्या बात किया था कि आपको वेक्टर की मैंने बात की, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के अलावा 3 कंपोनेंट चाहिए, 3 नंबर चाहिए, और मैंने दिखाया 3 नंबर चाहिए 3 डायमेंशन में, 2 नंबर चाहिए 2 डायमेंशन में। उसके बाद वेक्टर की एडिशन अगर करोगे तो वेक्टर की एडिशन एक वेक्टर की एडिशन जो होती है ना, वो वेक्टर की एडिशन जब ऐड करोगे वेक्टर को तो एक फिजिकल मीनिंग निकल के आनी चाहिए। वेक्टर की एडिशन में ये बात है, उसकी मीनिंगफुल वे होना चाहिए, सिग्निफिकेंस होना चाहिए। बट स्केलर की एडिशन नॉर्मल एडिशन होती है। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर में एक नंबर से आप दिखाते हो, वन नंबर से, और उसके बाद स्केलर में जो एडिशन होती है वो नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन होती है, अरिथमेटिक एडिशन होती है ना, 2 + 2 4, 2 + 3 5 ऐसा। बट वेक्टर की एडिशन ऐसी नहीं होती है, मैंने पिछली बात में बात की। लेकिन इसी एडिशन के आधार पे, स्केलर एडिशन के आधार पे एरिया को मैंने स्केलर बोला था। एरिया जो है, एरिया इज नॉट ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी जो एडिशन है, अब मैंने क्यूब की बात की थी आपसे, आपको याद होगा पिछली क्लास में। जो नए लोग हैं पिछली क्लास देखना, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। ये क्यूब में अगर इस सरफेस एरिया की बात करूं, अगर ए है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6a। कैसे आपने 6a निकाला? एक एरिया का सरफेस एरिया का एरिया ए है, तो टोटल 6 सरफेस है, तो 6 का 6a हो गया। तो 6 से आपने कैसे ऐड कर दिया, नॉर्मली ना जो अलजेब्रा की एडिशन होती है आपने ऐड कर दिया। तो इसके आधार पे आप बोल सकते हो कि एरिया स्केलर वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, क्योंकि स्केलर जो होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? एडिशन वाली, अलजेब्रा वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, जो नॉर्मल हम लोग अलजेब्रा अरिथमेटिक में पढ़ते हैं। और एरिया भी वही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, स्केलर वाली, यानी कि अलजेब्रा वाली। आप अलजेब्रा के आधार पे ए और एक सरफेस का एरिया है, तो 6 सरफेस के एरिया जो हो गया वो 6a हो गया। 6 सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6a। तो इस आधार पे आप एरिया को स्केलर बोलते हो, ठीक है, ये आधार पे। और अगर डायरेक्शन की बात करूं तो मैंने एरिया वेक्टर की बात की थी, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर अलग है एरिया से। कैसे अलग है? एरिया वेक्टर, एरिया एज सच इज द स्केलर, आपको समझ में आ गया, एरिया स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये एडिशन जो है स्केलर एडिशन फॉलो कर रही है। मतलब जो स्केलर की प्रॉपर्टी है कि स्केलर की एडिशन अलजेब्रा वाली एडिशन होती है, अरिथमेटिक एडिशन होती है, सेम एरिया भी वही एडिशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इस आधार पे आप एरिया को स्केलर बोलोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करना, एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करना कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एरिया, एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहते हो जो कि वेक्टर क्वांटिटी हो, हम चाहते हैं एक ऐसी राशि, एक ऐसी क्वांटिटी को डिफाइन करना कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एरिया, एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग मैं चाहता हूं एक क्वांटिटी डिफाइन करूं, लेकिन वो क्वांटिटी वेक्टर बननी चाहिए, मैं ये चाहता हूं। तो वेक्टर जब बननी चाहिए तो मुझे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो चाहिए पड़ेगा, जाहिर सी बात है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं एक एरिया लेता हूं, स्मॉल एरिया ए, ठीक है, और स्मॉल एरिया है, ये छोटा सा एरिया है, स्मॉल एरिया डीए से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल एरिया ए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक क्वांटिटी डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है। वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन मैं किसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन करना चाहता हूं? एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग मैं उस क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहता हूं, एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैंने क्या किया, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप एरिया को डायरेक्शन देने की कोशिश करोगे, मैं पहले बता रहा हूं एरिया को मैंने स्केलर बोला है ऑन द बेसिस ऑफ अरिथमेटिक, जो स्केलर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इफ यू वांट टू गिव द डायरेक्शन टू एन एरिया, yes, the only natural way to give a direction to an area is normal, perpendicular, away from the area, जो कि ये हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्यू, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। लेकिन
हमेशा ये अगर एरिया है तो ये हो, अगर ये बोर्ड एक एरिया है, सरफेस है, इसकी एरिया, तो अगर इफ यू वांट टू गिव द डायरेक्शन, अगर आप दिशा देना चाहते हो, डायरेक्शन देना चाहते हो एरिया को, तो एक नेचुरल वे यही निकल के आती है कि आप इस एरिया के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन दे सकते हो। परपेंडिकुलर यानी अवे फ्रॉम द सरफेस, नॉर्मल डायरेक्शन दे सकते हो। नॉर्मल, इसका नॉर्मल क्या होगा, इधर होगा। तो ये एक एरिया है ऐसा समझ लो, और इसका परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मल, ये जा रहे एन एन कैप, एन कैप मैं बताऊंगा एन कैप क्या होता है ये। तो ये डायरेक्शन आप दे सकते हो परपेंडिकुलर। एक ही तरीका है किसी एरिया को डायरेक्शन देना हो, एक नेचुरल वे है। वो नेचुरल वे क्या है कि आप एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में आप एरिया को डायरेक्शन दे सकते हो। एरिया के नॉर्मल में, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर, सरफेस से बाहर, सरफेस से बाहर, ये है सरफेस, ये सरफेस बाहर, ठीक है। तो ये एक नेचुरल वे है जो आप एरिया को डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है। बट इस ये मत समझ लेना कि एरिया को डायरेक्शन मिल गई, मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसकी एडिशन स्केलर वाली है। इसकी एडिशन, मैंने जो एरिया का एडिशन किया है वो स्केलर वाली है, इसलिए एरिया स्केलर है। तो अगर नेचुरल वे से आप एरिया को डायरेक्शन देने की कोशिश करोगे तो एक ही नेचुरल वे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से अवे, अवे फ्रॉम द सरफेस 90 डिग्री, जो कि मैंने यहां दिखाया है, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये डायरेक्शन आप दे सकते हो। अब यहां समझ गए। अब मैं चाहता हूं कि एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग, क्या मैंने बोला, मैं एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करना चाहता हूं एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये मैं करूंगा कि इस एरिया का जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मैं लूंगा, जो कि उस वेक्टर क्वांटिटी को दूंगा, जो वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करना चाहता हूं। एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग चाहता हूं ना, तो एरिया का ही मैं सब कुछ यूज करूंगा। और मैंने डायरेक्शन भी एरिया का ये लिया है एन कैप, मैंने डायरेक्शन में एरिया का क्या लिया है, एन कैप। तो ये कंफ्यूज मत करना कि एरिया की स्केलर हो गया तो डायरेक्शन क्यों ले रहे हो। डायरेक्शन अगर डिफाइन करना चाहते हो एरिया का, तो यही एक नॉर्मल वे है, नेचुरल वे है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसी भी एरिया के, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर। बट मैंने वेक्टर स्केलर इसलिए डिफाइन किया है एरिया को, क्योंकि ये स्केलर वाली प्रॉपर्टी जो है, अलजेब्रा वाली एडिशन, ये फॉलो करता है, उस आधार पर मैंने इसको स्केलर बोला एरिया को। बट मैंने ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना, मैं एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहता हूं, और वो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो किसी एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन करना चाहता हूं, एरिया को लेते हुए मैं डिफाइन करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया कि एक एरिया मैंने लिया, स्मॉल एरिया डी, और टोटल सरफेस एरिया जो इसका है, टोटल सरफेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज द मैग्नीट्यूड फॉर दैट वेक्टर क्वांटिटी। हो गया, क्योंकि एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग में डिफाइन करना चाहता हूं उस वेक्टर क्वांटिटी को। उसके बाद जो उसकी डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो वो डायरेक्शन भी मिल गई और मैग्नीट्यूड भी मिल गया, किसका, एरिया का। मैंने सब कुछ लिया, इसलिए मैंने बोला ना कि एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग ही मैं उस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहता हूं। तो एरिया का ही मैं सब कुछ ले रहा हूं, एरिया का टोटल सरफेस एरिया ले लिया, मैग्नीट्यूड टोटल सरफेस एरिया, और डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सरफेस यानी कि नॉर्मल, ये मैंने ले लिया, ठीक है। और मैं उस वेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो वो वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैंने एरिया से ले लिया, एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग में डिफाइन कर रहा था, और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, सारा वो फॉलो कर रहा है। वो वेक्टर क्वांटिटी जो मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में यहां से दे दिया, एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग, और जो और प्रॉपर्टी मैंने बताई है वेक्टर की, कि 3 नंबर होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी वो फॉलो कर रहा है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा है। तो तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि क्योंकि आपने एरिया का यूज करके उस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन किया है, एरिया का यूज करके उस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन किया है, इसलिए हम उस क्वांटिटी को, उस वेक्टर क्वांटिटी को एरिया वेक्टर बोलते हैं। समझना है, क्योंकि आपने एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग उस क्वांटिटी को, उस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन किया है, आपने टोटल सरफेस एरिया लिया है, मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल लिया है एरिया के, ठीक है। और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर भी फॉलो कर रही है वो क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। और क्योंकि आप उस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कैसे किए हो, कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एरिया, क्योंकि एरिया का यूज करके आपने डिफाइन किया है उस वेक्टर क्वांटिटी को, इसलिए उसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो एरिया वेक्टर, और एरिया में कंफ्यूज नहीं करना है, एरिया स्केलर है, एरिया वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर है। क्योंकि एरिया वेक्टर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आपको इसको, इस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपने एरिया का यूज किया है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एरिया, इसलिए मैंने बोला कि आप कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एरिया, इस वेक्टर एरिया वेक्टर को आपने डिफाइन किया है।
एरिया का आपने मैग्नीट्यूड लिया, टोटल सरफेस एरिया जिसकी मैग्नीट्यूड होगी, और इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल लिया, अवे फ्रॉम द सरफेस 90 डिग्री, ये है डायरेक्शन। तो मैंने बताया ना कि किसी भी एरिया का अगर आप जनरल वे में अगर बात करो, नेचुरल अगर वे बात करो कि डायरेक्शन लेना चाहोगे तो वन डायरेक्शन आप बता सकते हो नेचुरल वे में, अवे फ्रॉम द सरफेस नॉर्मल 90 डिग्री। ये अगर सरफेस है, इसका एरिया है, तो ये होगा उसकी डायरेक्शन, या ये होगी इधर साइड में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द व्यू, वो अलग बात है, बट 90 डिग्री ही होगी, नॉर्मली होगी। ये एक नेचुरल वे है एरिया को डायरेक्शन देने का, ठीक है। और उस डायरेक्शन को लेते हुए और टोटल सरफेस एरिया जो इसकी मैग्नीट्यूड है उन दोनों को लेते हुए और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर जो और मैंने बताया था 3 नंबर होने चाहिए, 3 कंपोनेंट, उन सबको फॉलो कर रहा है। क्योंकि आपने उस वेक्टर क्वांटिटी को एरिया का यूज करके डिफाइन किया है, इसलिए हम उस वेक्टर को एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया एक स्केलर है, क्योंकि मैंने दिखाया, क्योंकि एडिशन कैसा है, अलजेब्रा वाली है। समझ में आ गया? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और लोगों को बताना, जो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, 12th क्लास के बच्चे हों, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, एरिया से बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग प्रेशर को डिफाइन करने के लिए। अब प्रेशर की ही बारी है, प्रेशर की चीजें मैं बता दूं ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोग पढ़ा रहे हैं, न जाने बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो एरिया को वेक्टर ना मानना, एरिया की स्केलर है, एरिया वेक्टर अलग चीज है। एरिया वेक्टर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आपने इस क्वांटिटी को डिफाइन किया है कोरस्पॉन्डिंग टू एन एरिया, एरिया के कोरस्पॉन्डिंग आपने इसको डिफाइन किया है, मतलब एरिया का आपने मैग्नीट्यूड लिया, टोटल सरफेस एरिया लिया, उसकी मैग्नीट्यूड जो हो गई वो वेक्टर को मिल गई, और उसके बाद इसकी डायरेक्शन आप नॉर्मल सरफेस से नॉर्मल लिया, वो दोनों चीज इसको वेक्टर को मिल गई। जबकि आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर को चाहिए, तो आप दोनों चीज किससे लिए हो, एरिया से लिए हो। क्योंकि आप इस क्वांटिटी को एरिया का यूज करके डिफाइन किए हो, इसलिए इस क्वांटिटी को एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर है, लेकिन एरिया एक स्केलर है। ये एक वेक्टर है, ये स्केलर। ये स्केलर क्यों है? क्योंकि एडिशन कैसी फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आपने टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कैसे निकाला, नॉर्मली ऐड करके अलजेब्रा से। तो ये स्केलर जो होते हैं उसकी एडिशन अलजेब्रा वाली होती है, अरिथमेटिक होती है, इसलिए क्योंकि ये फॉलो कर रहा है एरिया, वैसा ही एडिशन, इसलिए एरिया एक स्केलर है। क्योंकि स्केलर की प्रॉपर्टी जो एडिशन वाली है वो फॉलो कर रहा है एरिया, इसलिए एरिया की स्केलर है। इसलिए मैंने इसको फिर से अच्छे से बता दिया, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने सब कुछ समझा दिया है अच्छे से। अब मैं बताता हूं आपको प्रेशर, ठीक है। उसके बाद मैं अलग अलग प्रॉपर्टी यूज बताने लगूंगा आपको वेक्टर की, आपको हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। तो उसके ग्राफिकल मेथड है और एक एल्जेब्राइक मेथड है। तो पहले हम लोग एक ग्राफिकल मेथड देखेंगे, उसके बाद एल्जेब्रा वाली मेथड देखेंगे। एल्जेब्रा वाली मेथड ज्यादा काम आती है जब मोर देन 2-3 वेक्टर्स अगर आप डील करोगे ना, तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग एल्जेब्रा वाली मेथड यूज करते हैं। तो 2 मेथड्स होते हैं टू रिप्रेजेंट वेक्टर, एक ग्राफिकल मेथड और एक एल्जेब्राइक मेथड, ठीक है। तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वेक्टर का यूज हम लोग कहां कहां कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। प्रेशर, ये बहुत बड़ी ऐसी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज है इसको डिफाइन करने में। लोग कभी फोर्स को डिफाइन करते हैं, वेक्टर तो है, जाहिर सी बात है फोर्स, एरिया को नीचे डिफाइन करते हैं तो एरिया वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर वेक्टर कट गई तो क्या बचा, प्रेशर एक स्केलर हुआ, टोटली गलत। फोर्स को डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक, अच्छी बात है। एरिया को डिफाइन करते हैं वेक्टर के फॉर्म में, फिर एरिया को वेक्टर ही डिफाइन करते हैं। कितनी बड़ी कंफ्यूजन है, सोचो, एरिया वेक्टर नहीं है फिर भी वेक्टर डिफाइन करते हैं, क्योंकि उनको कैसे भी लगा के कैसे भी प्रेशर को स्केलर बनाना है, इसलिए वो ऐसे ऐसे करके डिफाइन करते हैं। कैसे भी आपको मनवाना है कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। आप देखना यहाँ पे अच्छे से, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसे है वो समझो, ठीक है। और मैं बहुत तरीके से समझा सकता हूँ एक्सपेरिमेंट करके आपको यहाँ पे, लेकिन मैं 1-2 तरीका आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको समझ सकते हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। और सारा भ्रम मैं आज दूर कर दूंगा, इनको दाब के नाम से जानते हो, दाब, ठीक है। प्रेशर क्या है इसको समझो। अगर मैं बात करूं प्रेशर की, पहले जनरल आपको बता दूं, इफ यू टॉक ऑफ प्रेशर, आप प्रेशर की बात करते हो तो इसकी जो बात होती है ना, इन लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स होते हैं ना, लिक्विड गैस को नॉर्मली आप इंक्लूड करते हो फ्लूइड में। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा तो वहां पे और अच्छे से बताऊंगा कि सॉलिड एंड फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है। तो जब आप लिक्विड एंड गैस की बात करते हो, लिक्विड और गैस, इस दो जगह आप प्रेशर की बात करते हो। तो लोग
सॉलिड में भी जाके प्रेशर प्रेशर बात करने लगते हैं। आप ये नहीं समझते हो कि स्ट्रेस और प्रेशर दे लुक सिमिलर बट दे आर डिफरेंट। स्ट्रेस एंड प्रेशर दे लुक सिमिलर, दे सीम्स टू बी सिमिलर बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट क्वांटिटी। प्रेशर इज a scalar quantity, stress is a tensor quantity, but they look similar, but they are not the similar quantity. तो फ्लूइड में हम लोग लिक्विड गैस की बात करते हैं और प्रेशर जैसी क्वांटिटी को हम लोग लिक्विड एंड गैस में बात करते हैं, बट इसका काउंटर पार्ट प्रेशर का सॉलिड में नॉर्मल स्ट्रेस है। अगर नॉर्मल बात करोगे आप तो इसकी काउंटर पार्ट आप बोलोगे सॉलिड में, तो सॉलिड में प्रेशर का जो काउंटर पार्ट है, द काउंटर पार्ट ऑफ प्रेशर इन सॉलिड इज नॉर्मल स्ट्रेस। तो सॉलिड में हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस अगर मैं नॉर्मली बोल दूं, नॉर्मल स्ट्रेस वो टेंसाइल हो सकते हैं, कॉम्प्रेसिव हो सकते हैं, वो अलग बात है। नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं हम लोग सॉलिड में, प्रेशर का काउंटर पार्ट हम लोग सॉलिड में नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं। लेकिन जब आप लिक्विड में आओगे तो लिक्विड में और गैस की बात कर रहे हो फ्लूइड में, तो हम लोग फ्लूइड में प्रेशर की बात करते हैं। पहले ये क्लियर करो, ठीक है। अब समझो क्या है प्रेशर जो है, लगता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन कहां वो फेल हो जाती है ना। मैंने इसीलिए सारी प्रॉपर्टी बताई है वेक्टर की। वेक्टर पॉइंट पे डिफाइन होते हैं, आपको पता है प्रेशर पॉइंट पे डिफाइन होता है, लेकिन फिर भी वेक्टर नहीं। अब मैंने बताया था पिछली क्लास में, याद है जब मैंने करंट को बताने की कोशिश की थी, करंट एक क्रॉस एंड एरिया डिफाइन होती है, एरिया पे डिफाइन होती है। लेकिन अगर बात करो तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सारी चीजें बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे के सारे पॉइंट पे डिफाइन होते हैं। तो पॉइंट पे डिफाइन करते हैं हम किसी क्वांटिटी को, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन प्रेशर पॉइंट पे ही डिफाइन करते हैं। अगर पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हो, सरफेस पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट पे कर रहे हो तो भी ये वेक्टर नहीं बनती। क्योंकि क्योंकि कुछ अलग वेक्टर डिफाइन करने के लिए एक ही चीज नहीं है ना, आप तो समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चाहिए, 3 नंबर चाहिए, पॉइंट पे डिफाइन करना है। और मैंने एक चीज और शुरुआत में आपको बताया था, एक्सिस को चेंज करके, ये सारी फॉलो करोगे तब तो वेक्टर होगे ना। एक को फॉलो करने से थोड़ा हो जाएगा तुम पॉइंट पे डिफाइन कर लिए। वेलोसिटी पॉइंट पे डिफाइन होती है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पॉइंट पे डिफाइन होती है। लेकिन वो पॉइंट पे डिफाइन होती है तो उसके पास 3 कंपोनेंट भी है, 3 डायमेंशन में। उसकी एडिशन जब करोगे ना तो मीनिंगफुल निकल के आती है। उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, तब जाके वो वेक्टर है। लेकिन प्रेशर जो है पॉइंट पे डिफाइन करते हो, स्ट्रेस भी पॉइंट पे डिफाइन करते हो, लेकिन पॉइंट पे डिफाइन होने के बावजूद, क्योंकि पॉइंट पे वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन वेक्टर की अदर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे प्रेशर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, प्रेशर के पास कोई डायरेक्शन नहीं। अब बताओ वेक्टर डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, प्रेशर डायरेक्शन चाहिए, और भी चीज चाहिए। तो और भी चीज में से पॉइंट पे तो डिफाइन कर रहा हूं प्रेशर को, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो वेक्टर नहीं बोलोगे। क्योंकि डायरेक्शन भी चाहिए वेक्टर डिफाइन करने के लिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, 3 कंपोनेंट चाहिए 3 डायमेंशन में, उसकी एडिशन मीनिंगफुल होनी चाहिए, पॉइंट पे डिफाइन करना है, ये सारी चीज चाहिए, तब जाके किसी को वेक्टर बोलोगे ना। लेकिन अगर प्रेशर पॉइंट पे डिफाइन हो रही है, ठीक है, आपने बोला कि पॉइंट पे डिफाइन हो गई तो वेक्टर होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वेक्टर नहीं होती, क्योंकि ये इसके डायरेक्शन ही नहीं है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर की क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, और इसके पास डायरेक्शन है नहीं प्रेशर के पास, इसलिए स्केलर बोलते हैं। और अभी समझते जाओ, कंफ्यूजन में कहीं नहीं छोड़ रहा हूं, इसीलिए मैं पॉइंट से भी लिंक कर दिया। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि तो प्रेशर में पॉइंट पे डिफाइन करूंगा, तो लोग कहेंगे कि सर ने तो बताया था कि कोई क्वांटिटी पॉइंट पे डिफाइन होती है तो वेक्टर होती है। तो ठीक है ना, सिर्फ पॉइंट को ही थोड़ा देखोगे, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो देखो वेक्टर की, कि मैग्नीट्यूड है कि नहीं, डायरेक्शन है कि नहीं, 3 नंबर है कि नहीं, उसकी एडिशन मीनिंगफुल हो रही कि नहीं, ये भी तो देखोगे ना। कि सिर्फ पॉइंट एक को मत देख के चलना, सबको लेके चलना। इसलिए मैंने सारी प्रॉपर्टी बताई है वेक्टर की और स्केलर की, सबको लेके चलना, वो सारा फॉलो होना चाहिए। एक को फॉलो करा के मत बोल देना कि ये वेक्टर है, ये स्केलर है। सारी प्रॉपर्टी वेक्टर और स्केलर की फॉलो करनी चाहिए किसी क्वांटिटी को, तब जाके वो वेक्टर बनेगा, तब जाके स्केलर बनेगा, ये ध्यान रखना। तो फ्लूइड, लिक्विड, गैस में आप बात करते हो प्रेशर की, और इसका काउंटर पार्ट प्रेशर का सॉलिड में नॉर्मल स्ट्रेस है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं प्रेशर को, ठीक है, क्लियर करता हूं कि प्रेशर आप फ्लूइड में बात कर रहे हो, और लोग नॉर्मली बात कर लेते हैं, इंटरचेंजेबली लोग बात कर लेते हैं कि प्रेशर और स्ट्रेस को सॉलिड में, आप प्रेशर को भी सॉलिड में लोग बोल देते हैं, है ना। लेकिन नॉर्मली हम लोग प्रेशर कहां डिफाइन करते हैं, फ्लूइड में डिफाइन करते हैं, लिक्विड एंड गैस में। इसका काउंटर पार्ट प्रेशर का सॉलिड में क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। बट प्रेशर एंड स्ट्रेस लुक्स सिमिलर बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट क्वांटिटी, दोनों डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं अभी आपको समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो आज मैं टोटल आपको बता दूं, क्योंकि
फ्लूइड मैकेनिक्स में आऊंगा तो मैं वेक्टर स्केलर तो प्रूव करने ही जाऊंगा ना, ठीक है ना। वहां पे तो डायरेक्ट फॉरवर्ड में लोग बताते हैं, तो क्योंकि मैं स्केलर वेक्टर पढ़ा रहा हूं तो आपको क्लियर कर दूं, ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को, और ये सही जगह है वेक्टर स्केलर पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने सारी प्रॉपर्टी बताई है आपको वेक्टर स्केलर की, ये सही टाइम है कि आपको यहीं पे समझा दूं, ठीक है। आपने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया, इसमें फ्लूइड भरोगे, मैंने बताया प्रेशर फ्लूइड में डिफाइन करोगे। मैं मानता हूं कि लोग सॉलिड में प्रेशर और स्ट्रेस को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, सॉलिड में भी प्रेशर डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो चीज है वो समझो कैसे हम लोग, मैंने बताया आपको वो समझो। प्रेशर की बात हम लोग नॉर्मली लिक्विड एंड गैस में करते हैं, और सॉलिड में प्रेशर का काउंटर पार्ट नॉर्मल स्ट्रेस है, लेकिन प्रेशर नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। कहां डिफरेंस अभी समझ जाओगे, दोनों की यूनिट सेम आती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस की भी और प्रेशर की भी पास्कल में, लेकिन यूनिट सेम होने के बावजूद ये दोनों डिफरेंट है, क्वांटिटी डिफरेंट है, ठीक है। लगते लगते सिमिलर है, अरे एक ही तो है प्रेशर और स्ट्रेस, डिफरेंट है दोनों। ये हो गई एक लिक्विड मैंने भर दिया, ठीक है, वाटर हो गया, मान लो वाटर है, वाटर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं प्रेशर को डिफाइन करना चाहता हूं, तो प्रेशर के लिए दो चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं प्रेशर को, पहले यहां समझ लो, इससे समझने से पहले आपको एक जगह और समझाता हूं, फिर मैं लिक्विड पे आऊंगा। एक सरफेस, मैंने फ्लूइड में लिक्विड भी बोला और गैस भी बोला है, दोनों जगह प्रेशर डिफाइन किया जाता है नॉर्मली। सॉलिड में मैंने बताया काउंटर पार्ट क्या है इसका, नॉर्मल स्ट्रेस। प्रेशर का काउंटर पार्ट हम लोग सॉलिड में नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है। बट लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, सॉलिड में भी लोग प्रेशर की बात करने लगते हैं, लेकिन आप एग्जैक्टनेस समझो जो सही है, ठीक है। ये एक सरफेस है, अब मैं पूछूं कि, फिर मैं इस पे आऊंगा, ये एक सरफेस है, यहाँ गैसेस मॉलिक्यूल है मूव कर रहे होंगे। अब मैं पूछूं कि ये मेरा एक सरफेस है, मैं यहाँ पे अगर मैं सरफेस है, ठीक है, तो प्रेशर की बात कर रहे हो तो कहाँ है प्रेशर, मैं तो लगा रहा हूँ, कहाँ, मुझे तो प्रेशर फील नहीं हो रही है, कहाँ है प्रेशर, कहाँ है प्रेशर, प्रेशर नहीं है, सरफेस है नहीं हमारा, मैंने एक सरफेस बना दी और प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो प्रेशर फील ही नहीं हो रही है, कहाँ है। तो प्रेशर कैसे फील होगा, क्या होगा, आप देखो तो क्या चीज है प्रेशर। मैं दो तीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं कुछ मॉलिक्यूल ले लूं गैस की, वाटर की, कुछ भी ले सकते हो, लिक्विड गैस में मैंने बात किया है ना, क्या प्रेशर डिफाइन कर सकते हो, कुछ मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल जा रहे हैं इस पे, मूव कर रहे हैं कोलाइड करने के लिए, ठीक है, सब जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, ठीक है, कोलाइड करेंगे इस सरफेस पे। तो कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कोलाइड करेंगे तो ये, आप देख लो, ये जो जो है ये सारे के सारे सरफेस पे प्रेशर नहीं बनेंगे, प्रेसिंग कंपोनेंट हमको चाहिए जो प्रेस करे, प्रेसिंग कंपोनेंट। और हम लोग नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल क्यों लेते हैं मैं आपको बताऊंगा इसमें, नॉर्मल फोर्स क्यों लेते हो आप, और सिर्फ नॉर्मली फोर्स से काम नहीं चलेगा, बहुत लोग नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं, सिर्फ नॉर्मल से काम नहीं चलेगा, वो फोर्स एक्सटर्नल भी होना चाहिए। आप गलत डिफाइन ना किया जाए इसको, प्रेशर को नॉर्मल फोर्स से डिफाइन करोगे तो स्ट्रेस क्या है, फिर स्ट्रेस वही फोर्स यूज करते हो, डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है स्ट्रेस और प्रेशर की। तो ये जो है मॉलिक्यूल इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्राइक करेंगे तो आप मैं एक दो मॉलिक्यूल को ले लूं, ठीक है, मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले मॉलिक्यूल की, ठीक है, ये स्ट्राइक कर रहा है, एक काम करो ऐसे ले लो, ये जा रहा है स्ट्राइक कर रहा है, किसी एंगल पे जाके टकरा रहा है। तो इसके जो कंपोनेंट अगर बात करोगे, तो इसका कंपोनेंट अगर बात करोगे, तो अगर ये कंपोनेंट देखोगे और एक ये कंपोनेंट देखोगे, इसके दो कंपोनेंट हो गए, इस एंगल पे ये टकरा रहा है इस पे, इसके दो कंपोनेंट मैंने बना दिया, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट, ये प्रेसिंग कंपोनेंट है, इस सरफेस पे प्रेस कर रहा है ना, प्रेसिंग कंपोनेंट है, प्रेसिंग कंपोनेंट है ये, ठीक है। ये जो जान, इसके मैंने दो कंपोनेंट बनाया है, ये वाला कंपोनेंट इस सरफेस पे प्रेसिंग कंपोनेंट है, और ये वाला जो कंपोनेंट है इस सरफेस पे प्रेस तो नहीं कर रहा है, ये नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट है, नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल जा रहे हैं, उसमें से मैंने किसी एक मॉलिक्यूल उठाया जो यहाँ पे जाएगा टकराएगा, तो उसमें से मॉलिक्यूल का मैंने अगर फोर्स की बात की कि ये जाके टकराने वाला है, और इसके मैंने कंपोनेंट की बात की, ये कंपोनेंट इस पे प्रेस करेगा, और ये जो कंपोनेंट है इस पे प्रेस नहीं करने वाला, जैसी बात है टेंजेंशियल दिख रहा है, टेंजेंट दिख रहा है, लेकिन ये कंपोनेंट प्रेस करेगा। तो जो प्रेसिंग कंपोनेंट है यही कंपोनेंट प्रेशर को बताएगा,
ये कंपोनेंट नहीं बताएगा, नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट प्रेशर को नहीं बताएगा, सिर्फ प्रेसिंग कंपोनेंट आपको प्रेशर देगी। ठीक है, और कैसा है ये 90 डिग्री नॉर्मल है ना, 90 डिग्री है ना सरफेस पे, तो ये कंपोनेंट प्रेसिंग कंपोनेंट ही प्रेशर को देगा, याद रखना पहली बात, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि कौन सा कंपोनेंट प्रेशर को देता है, और ये प्रेसिंग कंपोनेंट यानी कि कंप्रेशन कर रहा है। आपने सुना होगा प्रेशर का जो हमेशा जो निकल के आती है वो कंप्रेशन करता है, कंप्रेस करता है चीजों को। देखो प्रेसिंग मैंने नाम लिखा, प्रेसिंग, प्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है सरफेस पे, तो हमेशा कंप्रेसिव होता है प्रेशर, हमेशा। यहां से आपको दिख रहा है ये प्रेस करेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने प्रेशर की बात की थी कि कहां है, तो आपको दिख रहा होगा कितने मॉलिक्यूल्स है, उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल प्रेसिंग कंपोनेंट डाल रहा है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट है। तो प्रेशर में ये वाला कंपोनेंट आपको मिलेगा, ये कंपोनेंट प्रेशर में रोल नहीं निभाएगा। ठीक है, अगर प्रेशर की बात करते हो, प्रेशर कैसे क्रिएट होता है अगर ये मैं बात करूं, फिर मैं आता हूं प्रेशर क्रिएट कैसे होते हैं। क्या होता है कि अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड में मतलब लिक्विड एंड गैस, तो रेंडम मॉलिक्यूलर मोशन हो रही है फ्लूइड के अंदर। ठीक है, लिक्विड ले लो या गैस ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि प्रेशर इसी में डिफाइन करना है। सॉलिड में नॉर्मल स्ट्रेस की मैंने बात की, नॉर्मली ऐसे ही सोचना। तो रेंडम मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है, ड्यूरिंग रेंडम मॉलिक्यूलर मोशन ये क्या करते हैं, फ्लूइड पार्टिकल कोलाइड करते हैं, किससे, सरफेस से, जिस पे जाके टकराना है, टकराएंगे इस सरफेस से। रेंडम मॉलिक्यूलर मोशन में है, इस सरफेस से जाके टकराते हैं। जब ये सरफेस से जाके टकराते हैं तो इनकी मोमेंटम चेंज करती है। ठीक है, during this collide, during this collision, the momentum of this particle going to change. जब मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स क्रिएट होगा, वो फोर्स एग्जर्ट होगा इस सरफेस पे, और वो फोर्स पर यूनिट एरिया जाके आपको क्या मिलती है, क्या मिलती है, प्रेशर मिलती है। लेकिन वो फोर्स कैसी है, नॉर्मल है। वो फोर्स कैसी है, एक्सटर्नल है। तो मैंने क्या बताया पहले, चेंज इन मोमेंटम होगा। कोई चीज अगर मूव कर रही है इधर उधर, सरफेस से टकराएगी तो उसकी मोमेंटम चेंज करेगी ना, वो चेंज इन मोमेंटम फोर्स क्रिएट करेगा। वो फोर्स एक्सर्ट होगी सरफेस पे, वो फोर्स एक्सर्ट होगी सरफेस पे, और वो फोर्स नॉर्मल है और एक्सटर्नल भी है, बाहरी है फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स नहीं है। वो अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया प्रेशर बताती है, वही प्रेशर मिलती है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल is going to create the force, and this force acts on the surface is normal direction, which is external force। नॉर्मल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा, वो पर यूनिट एरिया क्या होगा, प्रेशर बनाओ। तो फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल है, कैसा है, नॉर्मल भी है, 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, और पर यूनिट एरिया आप बात कर रहे हो क्या, प्रेशर। एरिया मैंने डिफाइन कर दिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो, अब यार मैं डिफरेंट वे से समझा रहा हूं, अभी समझते जाओगे। ये प्रेसिंग कंपोनेंट है, ये नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रेसिंग कंपोनेंट, तो ये वाला प्रेसिंग कंपोनेंट आपको प्रेशर देगा। ठीक है, ये कंपोनेंट नहीं देगा। अब यहां पे समझो, मैथमेटिकली बात करूं, मैथमेटिकली प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है, फिजिकली मत समझो, मैथमेटिकली प्रेशर को डिफाइन किया जाता है। मैथमेटिकली प्रेशर जो है F अपॉन A, ये डिफाइन। ठीक है, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, मैंने बात किया था अभी, मैंने प्रेशर को क्रिएट करके दिखाया आपको कि ड्यूरिंग रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड इज गोइंग टू कोलाइड विद द सरफेस। ड्यूरिंग दिस कोलिजन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू चेंज, एंड ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ मोमेंटम ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल ऑन द सरफेस which is normal to the surface and also external to the surface, external force per unit area of the surface। जो सरफेस का एरिया लोगे ना, पर यूनिट एरिया जब करोगे तो वो प्रेशर बनाएगा। लेकिन ये फोर्स कैसा होगा, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स है। सिर्फ नॉर्मल फोर्स मत बोलो, एक्सटर्नल है, नहीं तो स्ट्रेस में कंफ्यूजन हो जाएगी। स्ट्रेस में, प्रेशर में एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये भ्रम जल्दी दूर करो। इसका ये भी बोलते हैं, और एक्सटर्नल थ्रस्ट भी बोलते हैं। थ्रस्ट नहीं बोलो, सिर्फ थ्रस्ट नहीं बोलना, एक्सटर्नल थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब ये नॉर्मल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल थ्रस्ट, और इसको प्रेशर फोर्स भी बोलते हैं, प्रेशर फोर्स भी बोलते हैं, प्रेशर फोर्स, प्रेसिंग कंपोनेंट, प्रेशर फोर्स, इतने नाम से जाना जाता है। बट आपको ये ध्यान रखना एक्सटर्नल है, और वो एक्सटर्नल नॉर्मल भी है सरफेस पे। ठीक है, अब इसकी फीलिंग दे रहा हूं। मैथमेटिकली ये बात किया मैंने, ये मैथमेटिकली आप ऐसे बात करोगे प्रेशर के लिए, मैथमेटिकली। ठीक है, ये प्रेशर आप ऐसे डिफाइन करोगे मैथमेटिकली। फोर्स कैसा है, एरिया एक स्केलर है, और ये प्रेशर एक स्केलर कैसे है, अब मैं सब बताऊंगा। मैथमेटिकली आप ऐसे डिफाइन करते हो प्रेशर को। प्रेसिंग कंपोनेंट ये है, नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट ये प्रेसिंग कंपोनेंट प्रेशर को बताएगा,
ये प्रेसिंग कंपोनेंट कैसा है, नॉर्मल है, सरफेस पे 90 डिग्री है, और ये एक्सटर्नल भी है, ये जो फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल भी है। और ये मॉलिक्यूल का मोशन है, जो मैंने बताया कि ड्यूरिंग दिस रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है कोलाइड विद द सरफेस, कोलाइड करेंगे तो ये इनकी मोमेंटम चेंज होगी। जब इनकी मोमेंटम चेंज होगी तो एक फोर्स इज क्रिएटेड, फोर्स जो क्रिएट होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम से फोर्स बनता है। आप जानते हो न्यूटन का सेकंड लॉ, वो मोमेंटम पे ही है, d/dt mv, है ना। चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो फोर्स बनेगी, क्योंकि इनकी मोमेंटम कोलिजन के बाद चेंज करेगी, कोलाइड करेगी, रास्ता में कोई आया तो इनकी मोमेंटम चेंज होगी ना, तो मोमेंटम चेंज करेगी तो फोर्स, वो फोर्स एग्जर्ट होगी सरफेस पे, सरफेस पे एग्जर्ट होगी फोर्स, वो exerted force on the surface per unit area is pressure। लेकिन वो फोर्स एग्जर्ट हो रही है, वो कैसी फोर्स है, वो एक्सटर्नल है, बाहरी है, वो सरफेस पे कैसी है, नॉर्मल है, 90 डिग्री पे है, वो ऐसी फोर्स है। सिर्फ ऐसे नहीं बोलना है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ये चीज समझ में आएगी। प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, ड्यूरिंग द रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द पार्टिकल इन फ्लूइड एंड गैसेस, द पार्टिकल्स कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द, किसी सरफेस पर कोलाइड करते हैं, particles collide with the surface, and during this collision there is a moment change in momentum of the particle. Due to this change in momentum, a force is exerted on the surface per unit area is going to create the pressure, is going to known by pressure, वो pressure होती है, ठीक है। तो ऐसे प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन वो फोर्स कैसी है, जिस फोर्स को मैंने जनरेट किया है मोमेंटम चेंज करके, फ्लूइड की पार्टिकल की मोमेंटम चेंज हुई कोलाइड करने के बाद, वो फोर्स ऐसी है, वो ये कंपोनेंट देगा फोर्स का, प्रेसिंग कंपोनेंट, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ फ्लूइड में, लिक्विड में, ये मैंने लिक्विड बना दिया, गैसेस के लिए मैंने बताया था, ये नॉर्मली आप लिक्विड के भी मॉलिक्यूल को समझ सकते हो, वो भी तो मोशन करते हैं ना, बट मोशन अगर देखा जाए गैसेस के तो ज्यादा रैंडम उनकी मोशन होती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो वाटर में आता है, अगर मैं वाटर में बात करूं तो इस सरफेस पे जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है, ठीक है, इस सरफेस पे फोर्स जो लग रही है, और ये सरफेस कैसा है, रियल सरफेस है ना, एक कंटेनर का सरफेस है ना, ये तो रियल है ना, एक्चुअली रियल सरफेस है, रियल एरिया है, एरिया एक जो ये है रियल एरिया है जिस पे फोर्स लग रही है, रियल एरिया है, ठीक है, एक रियल सरफेस है, ये रियल एरिया, ठीक है। अब फोर्स प्रेशर कैसे डिफाइन है, एरिया कैसा है, रियल है, यहाँ पे एरिया कैसा है, रियल है, और एरिया स्केलर मैंने सब कुछ बता दिया आपको, वेक्टर सोचना नहीं मत, एरिया यहाँ पे रियल है, ठीक है, रियल सरफेस। अब मैं बात करूं तो प्रेशर क्या है, ये जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, क्यों लग रही है आपको पता चल चुका है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो है कोलाइड कर रहे होंगे, तो मोमेंटम चेंज करेगा और उस चक्कर में ये सारी चीजें होंगी, और मैं इसको पास्कल के हिसाब से भी समझाऊंगा, पास्कल के लॉ के हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूं। बट प्रेशर क्रिएट कैसे होती है मैंने आपको समझा दिया, ड्यूरिंग रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए फ्लूइड, they collide with the surface of the particle, they collide with the surface, and during this collision there is change in momentum of the particle, and because of this change a force is exerted on the surface, that force per unit area is known as pressure। लेकिन वो फोर्स कैसा होगा, वो एक्सटर्नल होगा, नॉर्मल होगा सरफेस पे, ठीक है, और सरफेस पे एक्सटर्नल भी होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो ये फोर्स है, ये फोर्स कैसे डिफाइन कर रहा हूं प्रेशर को, द एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स, ये फोर्स external normal force acting on the area per unit, acting on the surface पे act करेगा ना, इस surface पे, the external normal force acting on the surface real surface की बात कर रहा हूं, the external normal force acting on the surface per unit area is pressure, ये प्रेशर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री पे क्यों है मैं आपको बात करूंगा, फोर्स नॉर्मल क्यों है मैं अभी बात करूंगा उसकी, नॉर्मल फोर्स क्यों ले रहा हूं, यहां पे भी मैं प्रेसिंग कंपोनेंट कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये जो सरफेस है, रियल सरफेस आप बात कर रहे हो, ये इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है, इमेजिनरी एरिया भी हो सकता है, ये एरिया रियल भी हो सकता है यहाँ पे, और इमेजिनरी एरिया पे भी प्रेशर डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इमेजिनरी एरिया ले लूं यहाँ पे, ये एरिया कैसे इमेजिनरी है, काल्पनिक, इमेजिनरी एरिया, ठीक है, यहां पे भी आप प्रेशर को डिफाइन कर सकते हो, इस इमेजिनरी एरिया पे जो यहां पे लग रही होगी, जैसे मैंने यहां दिखाया, तो एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी एरिया भी हो सकता है, यहां पे तो इमेजिनरी एरिया बनाया हो ना, यहां पे रियल एरिया है, दोनों एरिया में डिफाइन कर सकते हो प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं।
ये है प्रेशर। एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए किसी सरफेस पे। ये सरफेस उठा लो, यहाँ पे ये सरफेस उठा के दिखा लो, यहाँ पे ये सरफेस है, ये रियल सरफेस, ये सरफेस है और ये सरफेस पे ये लग रही है फ्लूइड का नॉर्मल। तो ये एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स acting on the surface per unit area is known as pressure. But that force is normal to the surface and that force is also external to the surface. External भी होनी चाहिए. That force is normal 90 degree and that force is also external to the surface. External force होना चाहिए. मैंने पहले डिफाइन कर दिया. Then it is going to create the pressure. वो pressure. समझ में आ रहा है? ये प्रेशर। अब बोलोगे एक्सटर्नल फोर्स क्यों बोले, इंटरनल क्यों नहीं बोले, तो थोड़ा सा देख लो, थोड़ा समझ लो, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ और मेटेरियल वगैरह पूरा पढ़ाऊंगा, वहां पे आएगी, लेकिन एक डिफरेंस आपको क्रिएट करना है ना, ये नोट करो। अभी प्रेशर मैंने कभी आपको पूरा समझा के मानूंगा, स्केलर क्यों है अभी तक मैंने बताया नहीं है। अभी मैंने एरिया को समझाया आपको, ये फोर्स में कैसे किस क्वांटिटी को लेते हो, कैसे नाम लेते हो, उसका फोर्स कैसा फोर्स है मैंने ये दिखाया, मैंने एक सरफेस में दिखाया, और कैसे मोमेंटम चेंज हो रही है तो प्रेशर बन रही है, प्रेशर कैसे जनरेट होती है मैंने वो बताया कि चेंज इन मोमेंटम इज रिस्पांसिबल फॉर द फोर्स, दैट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो प्रेशर ऐसे क्रिएट होता है। मैंने लिक्विड में भी दिखाया आपको, यहाँ पे ये नॉर्मल आप लिक्विड भी ले सकते हो, गैस भी ले सकते हो, मोशन में है और ये कोलाइड कर रहा है सरफेस से, मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया है, उसका प्रेसिंग कंपोनेंट, नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट। नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट प्रेशर को कोई रोल नहीं निभाएगा प्रेशर के लिए, प्रेसिंग कंपोनेंट ही प्रेशर का रोल निभाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया ना इस सरफेस पे कौन सा प्रेशर कर दे, ये कुछ तो प्रेशर समझ में नहीं आ रही है, तो कौन सा प्रेशर मिलेगा मुझे इस पे प्रेशर, वो ये वाला प्रेशर मिलेगा, ये प्रेशर नहीं, ये प्रेशर। यहां भी समझ गए, यहां भी समझ गए, नॉर्मल आपने डेफिनेशन समझा, मैथमेटिकली आप ऐसे प्रेशर को डिफाइन करते हो। मैथमेटिकली वेक्टर में, स्केलर में अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा कि स्केलर क्यों है ये प्रेशर, अभी पता चलेगी आपको, या समझ गया। अब एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स मैंने क्यों बात की है, वो फोर्स नॉर्मल भी है सरफेस पे, एक्सटर्नल भी है, क्यों एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्स क्यों नहीं, अभी समझो क्या है, इसको नोट कर लो, ठीक है, अच्छे समझ लो। बहुत लोगों को नहीं आती ये चीजें, तो सब लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटे से सीखना बड़े सीखना मेरी एज इतनी नहीं है कि मैं 50 साल के आदमी को बोल दूं कि सीख लो, ठीक है ना, लेकिन उनको लगेगा, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मेरी एज कम है, लेकिन मेरी वो चीज में कमी नहीं है, आपको समझ में आ रही है, मेरे जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उसमें कोई कमी नहीं है, वो बहुत ही हाई लेवल पे है, वो इतनी हाई लेवल पे शायद आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको धीरे धीरे दिखेगी, और ये इसलिए उस हाई लेवल पे है क्योंकि मैंने जमाने के लिए काम किया है, मैंने दो लोगों के लिए, दुनिया के लिए पढ़ाई की है, ताकि मैं दुनिया में कुछ करूं, है ना, सिर्फ पढ़ाऊं ही नहीं, मैं पढ़ाऊं, अच्छी नॉलेज दुनिया में जाए, अच्छे तरीके से लोगों को समझाऊं, ताकि जितने अच्छे समझोगे आप उतना अच्छा सोचोगे, उतना अच्छा काम करोगे, अच्छे अच्छे फील्ड में जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और उसके साथ साथ मैंने जो इस स्टडी को किया है इतने बेहतरीन तरीके से, मैंने बताया आपको कि मैं चाहता हूं अपने आप को, मैं कर भी रहा हूं रॉकेट साइंस में अपने आप को आगे ले जाना, और आप देखेंगे धीरे धीरे, मैं जाहिर सी बात है उसमें आगे जा भी रहा हूं, आगे धीरे धीरे मैं कर भी रहा हूं, रॉकेट साइंस में पढ़ाऊंगा भी, रॉकेट साइंस को मैं लेके आऊंगा यूट्यूब पे, पढ़ाऊंगा भी, और फिर उसको आगे प्रोसीड करूंगा। जो इलॉन मस्क को आप जानते हो, तो मुझे यहाँ पे करना है देश में, जो एपीजे अब्दुल कलाम का जो कॉन्सेप्ट है वो तो चले गए, लेकिन इंडिया को स्पेस में मैं अपने तरफ से चाहता हूँ कि मैं अपना योगदान दूं, और मैं करूँ इसके लिए कुछ बेहतरीन, तो मैं कर रहा हूँ, और आप देखते रहो, तब तक मैं आपकी सहायता जैसे हो सकती है मैं वैसे कर रहा हूँ, ताकि अच्छे से अच्छे आपकी नॉलेज पहुंचे, अच्छी नॉलेज पहुंचे, कंफ्यूजन कहीं ना हो, ठीक है। आपको दिख रही होगी मैंने हर तरीके से आपको डिफाइन करने की कोशिश की है, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया प्रेशर को, आप समझो, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, बहुत टीचर कंफ्यूज करते हैं लोगों को, पता नहीं, उनको समझ में नहीं आती है क्या है, कैसे है प्रेशर, तो मैंने एक एक बात को आपको डिफाइन करते हुए, मैंने एरिया को डिफाइन किया, मैंने सब कुछ डिफाइन करते हुए आपको लाया, ताकि प्रेशर समझ में आए, ध्यान से समझते जाओ। ठीक है, मैथमेटिकली आपने ऐसे डिफाइन किया, तो प्रेशर क्या है, फोर्स अपन एरिया, ठीक है, फोर्स अपन एरिया, और ये फोर्स कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स, बस इतना याद रखना। एक्सटर्नल थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल थ्रस्ट, और प्रेशर फोर्स भी बोलते हैं इसको, प्रेशर फोर्स, क्योंकि प्रेस कर रहा है ना, और प्रेशर हमेशा कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है, मैंने इस सरफेस में यहाँ दिखाया था, प्रेसिंग कॉम्पोनेंट हमेशा कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा, हमेशा। अब देखो कि क्यों मैंने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स है, आप एक बार लो, ठीक है, एक बार,
और बार जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स ऑन द बार इज जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो है, एक्सीलरेशन में नहीं है, बार स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स उस पे जीरो है, नेट मोमेंट भी जीरो है। इक्विलिब्रियम में समझाऊंगा, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द सब सिस्टम इज आल्सो जीरो, नेट मोमेंट ऑन दिस बार इज जीरो, नेट मोमेंट ऑन दिस सब सिस्टम, सब सिस्टम जिसके अंदर होंगे ना, इसी सिस्टम का सब सिस्टम ही तो होगा ना अंदर का पार्ट, उसका भी सब जीरो है, तभी जाके स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मोशन नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है, स्टैटिक में। दिस इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये बार है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगाया है ना, और स्टेंटोमीटर में कैसा होगा, तो फोर्स वहां पर हम लोग पी से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होना, पी से मैंने प्रेशर डिफाइन किया है, तो मैंने एफ से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो भारी फोर्स लगाया ना आपने, भारी फोर्स लगाया, कैसा फोर्स है, पॉइंट फोर्स है, पॉइंट लोड है, आपको उतना टेंशन नहीं लेना। यस, पॉइंट लोड हो सकता है ना, एक स्ट्रिंग से लगा के खींच लो यहाँ से, तो स्ट्रिंग से खींचोगे धागे से, डोरी से, तो यहाँ पे पॉइंट फोर्स होगा ना, तो उसकी टेंशन ना लो, मैं स्टेंटोमीटर में बात करूंगा। अभी अपना मेन फोकस है कि एक्सटर्नल मैंने वहां क्यों डिफाइन किया, क्यों मैं इतना वो जोर दे रहा हूं कि प्रेशर में फोर्स एक्सटर्नल है, नॉर्मल तो है ही लेकिन वो फोर्स एक्सटर्नल भी है। यहां पे देखो क्यों, क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर जो है वो सिमिलर लगते हैं देखने में, लेकिन होते डिफरेंस है, डिफरेंट होता है दोनों में। वो डिफरेंस क्या है वो देखो, समझते जाओ। एक्सटर्नल फोर्स लगा यहाँ पे, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद आपका ये बार, यहाँ पे मैंने एक दीवार से हिंज कर दिया है इस बार को, इस बार, ये बार है, बार है, मटेरियल है, मेटल है, समझो ना, हम लोग बार बात करते हैं स्टेंटोमीटर में, प्रिज्मेटिक बार, नॉन प्रिज्मेटिक बार, मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा स्टेंटोमीटर में, ठीक है। ये बार है, आपने अगर इसमें फोर्स लगाया, बताओ ये अगर ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में है, विराम में है, स्टैटिक है, तो क्या क्या ये फोर्स लगने के बाद ये हिलेगी, खींच के जाएगी? नहीं, क्या होगा, जैसे इस पे फोर्स लगेगी, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर की जो मॉलिक्यूल्स है, अंदर के जो एटम हैं, उनमें डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा। यस, डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होगा, हम लोग डिफॉर्मेशन कम डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं, पर डिफॉर्मेशन तो होगा, ये एक्चुअल डिफॉर्मेशन तो होना ही है, कोई भी रियल बॉडी हो एक्चुअल डिफॉर्मेशन होगी, डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन उस डिफॉर्मेशन को ये बॉडी रजिस्ट करेगी। और डिफॉर्मेशन डिपेंड करता है किस टाइप की मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतना वो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेंगे, क्योंकि ये जब खींच रहा है तो डिफॉर्म होगा ना बॉडी, तो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट वही मटेरियल ज्यादा अच्छे से करेगा जिसके अंदर की मटेरियल की मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग जो है वो बेहतरीन है। मेटालिक बॉन्ड्स आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, जब पढ़ाऊंगा उस लेवल पे नहीं बात करता हूँ, लेकिन बॉन्डिंग आप समझो, बस इतना तो समझो, बॉन्डिंग जितनी बेहतरीन होगी उतना रजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन को। ये मटेरियल जो डिफॉर्मेशन क्रिएट करने जा रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया है, उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी, वो डिफॉर्मेशन रजिस्ट करेगा मटेरियल। जैसी बात है, अगर मेरी बॉडी को आप खींच रहे हो, मेरे हाथ को मैंने बाहर से आपने खींचा तो एक्सटर्नल फोर्स लग गई, अब मेरी बॉडी उखड़ के तो नहीं गई ना, यहाँ से उखड़ के तो गया नहीं ना, ये मेरी बॉडी यहाँ से उखड़ी नहीं है, रजिस्ट कर रही है ना। आपके फोर्स जो आपने लगाया है, अपने हाथ से मेरे हाथ को खींच रहे हो, तो ये बॉडी क्या कर रही है, उसको रजिस्ट कर रही है कि नहीं, तभी तो, नहीं तो उखड़ के निकल गया होता हाथ यहाँ से, तो ये भी रजिस्ट कर रहा है, लेकिन ये रजिस्ट कितना करेगा, एक लिमिट तक करेगा, उखड़ भी सकता है, फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाए, और नहीं तो जब तक रजिस्ट कर रहा है तो हमारे मॉलिक्यूल्स जो हड्डी के बीच में जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसकी जो बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेंथ है, जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा ये रजिस्ट करेगा, उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन को नहीं होने देगा हमारी बॉडी के अंदर, हमारी हड्डी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, बॉन्डिंग किस लेवल पे है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग उस पर डिपेंड करेगा कितना डिफॉर्मेशन होगा। जिसकी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वीक होगी उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा इस फोर्स लगाने के बाद, और जिसमें, जैसे बच्चा का हाथ अगर खींच लो, छोटा बच्चा का, तो उसका तो हाथ निकल ही जाएगा ना यार, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग अभी उस हिसाब से नहीं हुई है, उसके बोन्स में ऑसिफिकेशन अभी उतना बेहतरीन नहीं हुआ जितना हमारे में, ठीक है। तो वही डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, लेकिन अगर मैं बात करूं डिफॉर्मेशन तो होगा, कैसा भी मटेरियल हो, कम ज्यादा होगा, लेकिन उस डिफॉर्मेशन को क्या बॉडी रजिस्ट नहीं करेगी, रजिस्ट करेगी ना, क्योंकि देखो मेरे हाथ को आप खींचते हो तो रजिस्ट कर रही है ना बॉडी, तभी तो यार, यहाँ तो ये नहीं कि यहाँ से तो खर गई होती हाथ, रजिस्ट कर रही है बॉडी हमारी, आप जो फोर्स लगा रहे हो उसका रजिस्ट कर रही है कि नहीं डिफॉर्मेशन नहीं होने दूंगा, तो यहाँ पे भी बॉडी रजिस्ट करेगी ना, आपने फोर्स लगाया तो रजिस्ट तो करेगा ये बॉडी, इसके मॉलिक्यूल्स एटम जो होंगे उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेंगे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये खींच रहा होगा नहीं जाऊंगा, रजिस्ट करेगा, जितना लिमिट में करे रजिस्ट तो करेगा ना, नहीं नहीं भी मैं नहीं जाऊंगा, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ये रजिस्टेंस कर रहा है, डिपेंड करेगा बॉन्डिंग किस हिसाब की है, लेकिन रजिस्टेंस तो करेगा ही, रजिस्ट करेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जैसे मेरा हाथ कर रहा है, आप खींच रहे हो, नहीं नहीं जाऊंगा,
तो नहीं जाऊंगा, रिजल्ट तो कवर नहीं रहा है ना यहाँ से, नहीं तो उखड़ गया होता। तो रजिस्ट करेगा। इस रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा कि बॉडी के अंदर, मेरे अंदर भी यहाँ पे हाथ में, और बॉडी के अंदर बात करो, अगर यहाँ पे बात करो कि यहाँ पे अगर सेक्शन काटोगे कि बेचारा तुम्हारा क्या हाल है, तू बता ना, तू कैसा फील कर रहा है इस पोस्ट लगने के बाद, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। अगर यहाँ पे आपने देखने की कोशिश की, कहीं भी देखो, काट के देखने की कोशिश करोगे अंदर क्या हो रहा है, या फील करने की कोशिश करोगे, ये बोलेगा मैं एक इंटरनल रजिस्टिव फोर्स बना के रखा हुआ हूं। इंटरनल बॉडी के अंदर है ना, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स, रजिस्ट कर रहा हूं इस फोर्स को, मैंने इंटरनल रजिस्टिव फोर्स बना के रखा हुआ है। इस फोर्स को, इस एक्सटर्नल फोर्स को मैं रजिस्ट कर रहा हूं। किस तरीके से? इंटरनल रजिस्टिव फोर्स यहाँ पे क्रिएट हुई है, एफ इंटरनल, ठीक है। इंटरनल रजिस्टिव फोर्स है ये, रजिस्टिव फोर्स, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स। किस लिए? इस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए। जो ये डिफॉर्मेशन फोर्स करा रहा है ना इस मटेरियल के अंदर, उसको रजिस्ट करने के लिए ये बॉडी खुद उसके अंदर में रजिस्टिव फोर्स बन रही है, एक अंदर क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है। जैसे हमारे बॉडी में खींच रहे हो, इसके अंदर एक रजिस्टिव फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो खींच रहे हो ना फोर्स से, वो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहा होगा। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। वो अंदर है, बॉडी के अंदर है, वो बॉडी के अंदर इंटरनल, मैंने बताया इसीलिए इंटरनल है, वो बॉडी के अंदर इंटरनल है। कैसा है? रजिस्टिव है, रजिस्ट कर रहा है इस फोर्स को कि नहीं तुम खींच के नहीं ले जा सकते मुझे, ये रजिस्ट कर रहा है इंटरनल। ये इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। एक नॉर्मल वे में और भी चीज ऐड किया जा सकता है स्ट्रेस में, डेफिनेशन में। नॉर्मल वे में मैं बस एक्सटर्नल वाली बात आपको समझाना चाहता था। फोर्स में, प्रेशर में एक्सटर्नल क्यों है, समझ में आ गया। यहाँ पे स्ट्रेस में इंटरनल रजिस्टिव फोर्स क्यों जनरेट हुआ? डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए। इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। ये स्ट्रेस ऑफ प्रेशर में डिफरेंस, लुक्स लाइक सिमिलर, फोर्स ही है, लेकिन वो फोर्स एक्सटर्नल है वहां पे, और यहाँ पे स्ट्रेस में इंटरनल है, बॉडी को। तो स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रजिस्टिव फोर्स, इंटरनल। और मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूरी जिक्र करूंगा इसमें, बस आपको इंटरनल एक्सटर्नल समझाना था। इंटरनल रजिस्टिव फोर्स इसलिए मैंने इतना जिक्र किया पर यूनिट एरिया, ताकि आपको क्लियर रहे कि क्यों मैंने एक्सटर्नल बोला, रीजन समझ में आया। इंटरनल कहां आती है? क्योंकि प्रेशर और स्ट्रेस दोनों लुक्स लाइक सिमिलर, इसलिए मैंने इसकी बात की, ठीक है। तो मैं आज इतना ही रखता हूं, क्योंकि मैंने माइक नहीं यूज किया, फिर से आवाज अच्छी नहीं जाएगी, मे भी बहुत एनर्जी लगी है। बट आप इतना ध्यान रखोगे कि मैंने प्रेशर में एक्सटर्नल यूज किया है यहाँ पे, और एक्सटर्नल यहाँ पे मैंने इंटरनल मैंने स्ट्रेस यूज किया है। साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी मे भी, क्योंकि मैंने माइक यूज नहीं किया है, ये मिस्टेक इससे हो गई है, मैंने माइक यूज नहीं किया। बट फिर भी आई होप चीजें सुनाई आपको आई होगी, चीजें सुनी होगी आपने जो मैंने बताया है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि माइक मैंने नहीं यूज किया, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैंने डिफरेंस तो बता ही दिया आपको, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। आई होप सब कुछ समझ रहा में आ रहा होगा आपको, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी में भी अच्छी नहीं आई होगी इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में मैं ध्यान रखूंगा, माइक आपको लगा के बताऊंगा। तो अगली क्लास में बात करता हूँ।